नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमृत राज और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुसुम नेट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे यूजीसी नेट इतिहास विषय के बारे में। यूजीसी नेट की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इतिहास विषय के साथ, उनके लिए वीडियो फायदेमंद होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं विस्तार से बात करूंगा इतिहास विषय में क्या क्या पढ़ना है आपको, कितने यूनिट हैं और क्या क्या सिलेबस हैं, आप उसके लिए कौन सी किताबें प्रेफर कर सकते हैं और किस तरीके से हमारे वीडियोस आपको हेल्प करेंगे। इन सारी बातों के बारे में इसमें विस्तार से मैं बात करता हूं। तो आइए बिना देर के हुए मैं अपनी चर्चा को शुरू करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में। ये टोटल 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपके 200 मार्क्स आपके सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। जिस सब्जेक्ट से आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, और दूसरे पेपर से 100 मार्क्स, इसको आप पेपर 1 के नाम से भी जानते हैं। और ये दोस्तों कॉमन पेपर है। जो भी बच्चे सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज से तैयारी कर रहे हैं, जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए पेपर कॉमन पेपर होने वाला है। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। 200 मार्क्स और सब्जेक्ट हमारा जो होगा वो हिस्ट्री होगा। यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप कलम कॉपी भी ले लें और साथ में लिखते जाएं, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आते हैं, अब बात करता हूं मैं इतिहास के बारे में कि इसमें कितने टॉपिक हैं और किस तरीके से उनकी तैयारी की जा सकती है। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि इतिहास में टोटल जो पूछा जाता है वो 10 यूनिट है। टोटल जो सिलेबस में शामिल किया गया है वो टोटल 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स जो है 4 हिस्से में विभाजित हैं। 3 यूनिट्स यहाँ पे हैं और 3 यूनिट्स ये, और लास्ट का 1 यूनिट, ये यूनिट 10 है। तो शुरुआत के जो 3 यूनिट हैं 1 से लेकर 3 तक, ये एंशिएंट इंडिया से पूछे जाते हैं। ये एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड है। और बीच का जो ये 4, 5 एंड 6, ये जो यूनिट है वो मेडिएवल इंडिया से है। और इसमें आपको 3 यूनिट जो है मेडिएवल इंडिया से है, और बाकी के जो लास्ट के 3 यूनिट हैं जिसमें 7 है, 8 है और 9 है, ये 3 यूनिट आपके मॉडर्न इंडिया से हैं। और लास्ट का 1 यूनिट जिसको यूनिट 10 कहते हैं वो है हिस्टोरियोग्राफी, जो कि मेरे नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। यदि आप इतिहास को समझना चाहते हैं तो आपके लिए हिस्टोग्राफी पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी होना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप देख रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, फिर मैं बारी बारी से आता हूँ, विस्तार में बात करता हूँ। अब इन सारे चीज़ों से पहले उन्होंने जो सिलेबस में दे कर रखा है वो है कुछ कॉन्सेप्ट है, उनके कुछ टर्म्स हैं और कुछ उनके वर्ड्स हैं। ये दोस्तों यूनिट जितने भी 10 यूनिट हैं उसके अलावा ये है ना, 10 यूनिट के अलावा ये चीज़ों को शामिल किया गया है। इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, इसमें जैसे दिया गया है, आपको मैं बताता हूँ। जैसे दिया गया है भारतवर्ष, ये शब्द है दोस्तों, भारतवर्ष दिया गया है। तो आपसे सवाल इस तरीके के आ जाता है कि आप ये बताएं कि भारतवर्ष शब्द का पहली बार जिक्र किस वेद में किया गया है, या फिर भारतवर्ष कहने का क्या पर्याय है, क्या इसका अर्थ है।
ठीक है। तो उसी तरीके से कई ऐतिहासिक टर्म है, जैसे खिलाफत है, ठीक है, जागीरदारी है, मनसबदारी है। ये इस तरीके के लगभग इसमें 50 से लेके 100 टर्म के आसपास इसमें दिए गए हैं। तो इन चीजों को तो मैं आपको बारी बारी से बता दूंगा, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब मैं आता हूँ जो इसका मेन सिलेबस है, जो 10 यूनिट में विभाजित किया गया है, और उसमें मैं बारी बारी से सभी यूनिट के बारे में बात करूंगा। अभी मैं बात करूंगा एंशिएंट इंडिया के बारे में। ये यूनिट 1 से लेकर यूनिट 3 तक दिया गया है। अब इसमें आप देखिए कि यूनिट फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, वो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। यूनिट फर्स्ट में जैसे आपको पढ़ना है, यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है स्टोन एज, जिसमें आप ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ेंगे, मानव का किस तरीके से विकास हुआ, और यहाँ से स्टोन एज की शुरुआत इस तरीके से होगा, ह्यूमन इवोल्यूशन। और ये पढ़ते हुए आप यहाँ आएंगे, स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टोन एज जैसे ही आपके पास खत्म होता है तो फिर इसी स्टोन एज के कई हिस्से हैं, जैसे आप पैलियोलिथिक है, नियोलिथिक है, ये सारे हैं। तो उसमें उसको जब आप पढ़ लेंगे तो आपके पास जब दूसरा चैप्टर आएगा वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आएगा, ठीक है। और इसमें आपको कंप्लीट रूप से पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी शहर का विकास हुआ था, चूंकि ये नगरीय सभ्यता थी, तो इसका कंप्लीट आपको पढ़ना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन था तो उसका इकोनॉमी क्या था, उसका सोसाइटी क्या था, उसका कल्चर क्या था, उसके लैंग्वेज क्या थे, उस समय स्क्रिप्ट क्या यूज किया जा रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाते हैं बारी बारी से, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर हुआ। और तीसरा चैप्टर जो हमारे पास है यूनिट फर्स्ट में, वो है वैदिक कल्चर। इसको वैदिक सिविलाइजेशन भी आप कहते हैं, तो वैदिक कल्चर है। और चौथा जो हमारे पास है, जहां से भारत का राजनीतिक इतिहास शुरू होता है, जिसको आप महाजनपद पीरियड कहते हैं, महाजनपद पीरियड, जिसमें सबसे बड़ा महाजनपद अपने समय का मगध महाजनपद हुआ करता था। और आप देखेंगे कि मगध, जहां से हर्यक डायनेस्टी की स्थापना होती है, बिंबिसार करते हैं, और यहीं से भारत का राजनीतिक इतिहास शुरू होता है, और जहां से लेकर के आज तक, अभी तक 2020 तक ये सारी चीजें कंटिन्यू है। चलिए, ये तो आपका महाजनपद पीरियड हुआ, और ये यूनिट फर्स्ट का है ना। तो यूनिट फर्स्ट में कौन कौन चीजें पढ़नी है आपको क्लियर हो गया। स्टोन एज है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक कल्चर है, और महाजनपद पीरियड है। अब मैं आता हूं यूनिट सेकंड के बारे में, यूनिट 2 है ना। यूनिट 2 में भी दोस्तों मैंने ऊपर ही बता दिया है कि यूनिट 1 से लेकर के 3 तक एंशिएंट इंडिया है, तो अब यूनिट 2 में भी होगा तो वो एंशिएंट इंडिया ही होगा। तो एंशिएंट इंडिया, इसमें क्या है, यूनिट 2 में जो है पहला चैप्टर वो है राइज ऑफ मगध। क्योंकि मैंने बताया कि मगध से ही हमारा राजनीतिक इतिहास शुरू होता है, तो राइज ऑफ मगध होगा। और इसी समय जो पीरियड आएगा वो आएगा बुद्ध और जैन का पीरियड आने वाला है इसी में। तो चूंकि राइज ऑफ मगध होगा तो इसी में मौर्यन डायनेस्टी आएगा लास्ट में जाकर के, है ना। और मगध डायनेस्टी ये आएगा, और कंटेम्पररी जो चल रहा है वो बुद्ध का पीरियड चल रहा है, जैन का पीरियड चल रहा है, आजीवक संप्रदाय का पीरियड चल रहा है। ये सारी चीजें कंटेम्पररी चल रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राइज ऑफ मगध बोले या फिर राइज ऑफ मगध जैसे ही बोलते हैं तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, है ना। अब मौर्य डायनेस्टी से पहले भी कई डायनेस्टी है, जैसे मैंने बताया हर्यक आया, फिर कालाशोक ने जो एक डायनेस्टी की स्थापना की थी, फिर उदयन आए थे चल करके। तो ये सारी चीजें चलते चलते आती है, और लास्ट में जाकर के एक क्षत्र साम्राज्य कायम होता है मौर्यन डायनेस्टी में। और इसके बाद इसका डिक्लाइन होगा तो पुष्यमित्र शुंग आएंगे और शुंग डायनेस्टी की स्थापना होगी। तो राइज ऑफ मगध आ गया, ठीक है। अब इसमें ये सारी चीजें हैं।
आप नोट करते जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। और दूसरा चैप्टर जो है हमारा इसमें वो होगा जब मगध डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ, जब मौर्यन डायनेस्टी आ गया है ना। तो मौर्यन डायनेस्टी के समय भारत एक क्षत्र साम्राज्य कायम किए हुए था। पूरी दुनिया में लगभग आप आज का जो बांग्लादेश देख रहे हैं, पाकिस्तान देख रहे हैं, अफगानिस्तान देख रहे हैं, नेपाल देख रहे हैं, श्रीलंका देख रहे हैं, ये सारा का सारा मौर्यन डायनेस्टी के अंतर्गत आता था। तो ये सारी चीजें थी। अब हुआ क्या कि जैसे ही मौर्यन डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ तो फिर बाहर से ये यहाँ पे सुंग डायनेस्टी का स्थापना हो गया है ना। सुंग डायनेस्टी का स्थापना हो गया। अब जैसे ही सुंग डायनेस्टी का स्थापना होता है तो ये जिस तरीके से सेंट्रलाइज्ड रहता है, अब ये जो चीजें हैं, ये सुंग डायनेस्टी का जो प्रशासन है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता है। तो डिसेंट्रलाइज जैसे ही होगा तो विदेशी आक्रमणकारी आने लगेंगे, क्योंकि जब तक सेंट्रलाइज था तो राजा सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा था। डिसेंट्रलाइज हो गया तो एक राजा नहीं रहे, कई सारे राजा हो गए छोटे छोटे। तो इस वजह कर क्या हुआ कि जितने भी जो फॉरेन इन्वेडर्स आ रहे थे उनको बड़ी आसानी हुई। तो इसी चैप्टर में दूसरा ही टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है, मौर्यन डायनेस्टी का डिक्लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, अब डिक्लाइन जब पढ़ रहे हैं तो इससे पहले हमको इसमें सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। इसका इकोनॉमी क्या था, सोसाइटी क्या था, पॉलिटी क्या था, कल्चरल हिस्ट्री क्या था, इस तरीके से तमाम जो चीजें हैं उसको इसमें पढ़ा जाएगा। और तीसरा जो इसमें हम लोग को पढ़ना है वो है कि इसके बाद जब आया तो कई सारे शासक आए, जैसे इंडो ग्रीक, शक आए, कुषाण आए, ठीक है, कुषाण आए। तो ये सारे जितने भी जो शासक आ रहे हैं, और इसी के दौर में एक साउथ इंडिया में जो चल रहा है डायनेस्टी, संगम लिटरेचर उस समय डेवलप होगा। ठीक है, तो हमको उसके बारे में भी पढ़ना है, साउथ इंडिया के बारे में कॉन्टेम्प्रेरी सारी चीजें भी पढ़नी है। और तीसरा जो चैप्टर होगा, जब ये सारे जो क्षेत्रीय राजवंश जो उभर करके आए इनका पतन होगा तो एक बार फिर से एक बड़ा साम्राज्य कायम होगा, और वो होगा गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी भी हम लोग इसी में पढ़ेंगे, यूनिट 2 में। और जिस एक आप बहुत शासक का नाम जानते होंगे, बड़ा फेमस है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को कई लोग अर्ली मेडिएवल में रखते हैं, कई लोग पोस्ट गुप्ताज में रखते हैं। आपको जिसमें रखता है दिल करने का आप रख सकते हैं। मैंने एंशिएंट इंडिया में रखा है और यूनिट 2 के सिलेबस का ये हिस्सा है। तो हर्षवर्धन को हम लोग को पढ़ना है, और साथ में एक पढ़ना है जो कि है, इनका नाम क्या है, सलंकायन। सलंकायन ये जो है एक डायनेस्टी उभर करके आता है कॉन्टेम्प्रेरी, जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे या फिर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते ही होंगे। तो सलंकायन डायनेस्टी आता है चल करके, जो कॉन्टेम्प्रेरी हर्षवर्धन के समय ही चल रहा है। तो इन सारी चीजों को हमको पढ़ना है यूनिट 2 में। अब आते हैं यूनिट 2 के बाद हम यूनिट 3 पे आते हैं। यूनिट 3 पे विस्तार से चर्चा करते हैं यूनिट 3 में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो यूनिट 3 में जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है इमर्जेंस ऑफ रीजनल किंगडम, जिसमें कौन कौन है, गंग है ना, गंग है। ठीक है, उसके बाद कदम्ब है, कदम्ब डायनेस्टी। ठीक है, आपने नाम सुना होगा। चालुक्य है, राष्ट्रकूटाज हैं। ठीक है, ये सारे जो तमाम राजवंश हैं, ठीक है, इनको इसमें पढ़ना। इसी में एक होयसल भी है, काकतीय भी है। ठीक है, तो ये सारे डायनेस्टी के बारे में यूनिट 3 के पहले चैप्टर में पढ़ना है। साथ में दूसरा जो चैप्टर है उसको पढ़ना है, चूंकि साउथ इंडिया का कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री हमको इसमें पढ़ते रहना है। तो साउथ इंडियन हिस्ट्री में इसमें आप आएंगे तो चैप्टर में दिया हुआ है, जैसे पल्लव थे साउथ में शासन कर रहे थे, है ना, चोल थे, ठीक है, और चेराज। तो पल्लव, चोल और चेर, और एक और इम्पोर्टेंट है जिनको आप पांड्याज कहते हैं, है ना। इन चारों के बारे में चैप्टर 2 में पढ़ना है। और उसके बाद आते हैं तो साथ में, चूंकि साउथ इंडिया का बात हो रहा था, अब ईस्टर्न इंडिया के बारे में हम लोग को पढ़ना है। चूंकि कॉन्टेम्प्रेरी ईस्टर्न इंडिया में मैंने पहले ही बताया कि गुप्ता डायनेस्टी के बाद हमारे यहाँ रीजनल किंगडम की स्थापना हुई, तो सभी जगह पे अलग अलग डायनेस्टी के लोग शासन कर रहे थे। तो अब आते हैं, चूंकि ईस्टर्न इंडिया में कौन कौन थे, तो ईस्टर्न में जो आज का आपका वेस्ट बंगाल है, तो उस समय वहां पे पाल डायनेस्टी, पालाज, है ना, पाल डायनेस्टी शासन कर रहे थे। उसके बाद पाल के बाद उन्होंने सेन ने भी वहां पे शासन किया है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वहां पे शासन कर रहे थे।
अब आते हैं बर्मन डायनेस्टी का भी आप नाम जानते होंगे, तो बर्मन डायनेस्टी भी इसी में है। अब आते हैं चौथा जो चैप्टर है, अब इसमें चौथा में इन्होंने बात किया है वेस्टर्न इंडिया के बारे में। ठीक है, तो वेस्टर्न इंडिया में कौन कौन शासन कर रहे थे इसके बारे में इन्होंने बात की। तो वेस्टर्न इंडिया में जो शासन कर रहे थे वो वल्लभी के मैत्रक, वल्लभी गुजरात में दोस्तों आप जानते होंगे, मैत्रक, और ये कहाँ में है, वल्लभी के मैत्रक राजवंश, और गुजरात के चालुक्य है ना, चालुक्यांस ऑफ गुजरात। ठीक है, ये वेस्टर्न कोर्ट में और वहां पे शासन कर रहे थे वेस्टर्न इंडिया में। ठीक है, तो आप लिखते जाएं इसको, अब मैं मिटा रहा हूं, आपको जब जहां पे लिखना हो तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। और अगला जो चैप्टर है हमारे पास वो है नॉर्थ इंडिया के बारे में। तो नॉर्थ इंडिया में कौन शासन कर रहे थे, तो नॉर्थ इंडिया में जो शासन कर रहे थे वो है गुर्जर प्रतिहार के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, उसके साथ साथ हैं कलचुरी, खेदी। ठीक है, ये सारे लोग जो हैं वो नॉर्थ इंडिया में शासन कर रहे थे। और दोस्तों छठा में जो पढ़ना है हमको इस चैप्टर में वो है अर्ली मेडिएवल इंडिया के बारे में। ठीक है, क्योंकि हम लोग यूनिट 3 की बात कर रहे हैं, तो यूनिट 3 में अर्ली मेडिएवल का सेक्शन आ जाएगा। उसके बाद जो यूनिट 4 से मेडिएवल का सेक्शन शुरू हुआ था। अर्ली मेडिएवल में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, जैसे कि अर्ली मेडिएवल में मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार जब आक्रमण किया, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया, और भारत में मुसलमानों का राजनीतिक इतिहास दरअसल यहीं से शुरू होगा। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ना है कि अर्ली मेडिएवल जब पीरियड आया था उसके बारे में, जब उस समय का जो पॉलिटिकल सिचुएशन था, ठीक है, इकोनॉमिकल सिचुएशन था, सोशल सिचुएशन था, रिलीजियस सिचुएशन था, कल्चरल जो था, और लिटरेचर के रूप में किन किन चीजों का डेवलपमेंट हुआ, महिलाओं की स्थिति क्या थी, शूद्रों की स्थिति क्या थी, ठीक है, क्या एग्रीकल्चर क्लाइमेक्स पे था, क्या ट्रेड क्लाइमेक्स पे था, इकोनॉमी किस चीज पे मुख्यतः बेस्ड था। तो इन सारे चीजों को आपको हर पीरियड में लगभग पढ़ना होता है। तो आप अर्ली मेडिएवल के इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ट्रेड जैसे मैंने बताया, इन सारी चीजों को, सोसाइटी, ये सारा चीजें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस दौरान एजुकेशन की क्या स्थिति थी। ठीक है, एजुकेशनल कंडीशन। ठीक है, तो एजुकेशनल कंडीशन भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज जो थी वो यूनिट 3 की बात थी। अब मैं आता हूं यूनिट 4 से लेकर यूनिट 6, जिसको मैंने मेडिएवल इंडिया कहा है। ठीक है, तो यूनिट 4 से यूनिट 6 में क्या क्या पढ़ना है उस पर मैं आते हैं। अब जो है मेडिएवल इंडिया की शुरुआत होगी। ठीक है, मेडिएवल इंडिया, और ये जाएगा आपका यूनिट 4 से लेकर के 6 तक। तो यूनिट 4 की बात करेंगे अभी। यूनिट 4 में कौन कौन चैप्टर आ सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि जब मुसलमानों का राजनीतिक इतिहास शुरू हो रहा है, इसका मतलब है कि अरब इन्वेजन जो है इसके पिछले वाले हिस्से में चला गया होगा। अर्ली मेडिएवल का वो सेक्शन है। ठीक है, तो अब यहाँ से कौन कौन चीज की शुरुआत होगी। अब यहाँ से जो चीजें शुरू होगी वो होगी जब मुसलमानों का आक्रमण हो जाता है तो अपने यहाँ शुरुआत होता है दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत आप जानते हैं 1206 से लेकर के 1526 तक लगातार चलता है, जब तक बाबर नहीं आते हैं, मुगल का आक्रमण नहीं होता है। तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत के बारे में। अब दिल्ली सल्तनत के बारे में सारे तमाम चीजें, क्योंकि एक डायनेस्टी की तरह है ना, तो इसमें कई सारे पांच राजवंश आते हैं। ठीक है, तो 5 डायनेस्टी आएंगे, तो पांचों के बारे में हमको बारी बारी से पढ़ना। लेकिन दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, ठीक है, कल्चरल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, एजुकेशनल कंडीशन, सोसाइटी, वुमेन, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें भी पढ़नी है हमको। तो ये एक चीज कॉमन आप लोग याद रखिएगा कि ये जो चीजें मैं बार बार बता रहा हूँ, इकोनॉमी और सोसाइटी, ये वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीजें हर पीरियड में आपको जाननी होगी। ठीक है, अब जो है दूसरा जो इसमें पढ़ना है कि फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, फाउंडेशन किसका, तो मुगल एम्पायर का। अब मुगल एम्पायर का फाउंडेशन क्यों, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का जब डिक्लाइन होगा तो मुगल का ही आक्रमण होगा। तो मुगल का फाउंडेशन किस तरीके से हुआ, किस तरीके से बाबर ने यहाँ आया और चीजों को समझा और फिर अपना एक
साम्राज्य कायम किया। इसके साथ साथ इसमें पढ़ना हम लोग को दो इम्पोर्टेंट राजवंश के बारे में, ठीक है, जिसको आप जानते होंगे, विजयनगर एंड बहमनी। ये दोनों साउथ के हैं, ठीक है, ये दोनों साउथ का डायनेस्टी है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में पढ़ना हम लोग को। साथ में इसमें हम लोग को पढ़ना है वो है शिवाजी के बारे में, है ना, शिवाजी अर्थात मराठा के बारे में, मराठास के बारे में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मराठों का किस तरीके से फाउंडेशन हुआ, किस तरीके से शिवाजी का उद्भव होता है और किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती है, इसके बारे में पढ़ना है। अब आते हैं यूनिट 5 के बारे में, है ना। यूनिट 5 के बारे में बात करता हूँ। यूनिट 5 में कौन कौन सी चीजें आ सकती है, आप गेस कर सकते हैं। यूनिट 5 में क्या क्या आएगा, दिल्ली से। अब ये चीजें जो थी यूनिट 4 में मैंने बताया कि वो दिल्ली सल्तनत के बारे में जितनी भी चीजें जो थी, ठीक है, उनका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन मूल रूप से, है ना। यूनिट 5 में जो आएगा उसमें तमाम चीजें उनकी पढ़नी पड़ेगी। जैसे पहला है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद नेचर ऑफ स्टेट, ठीक है, नेचर ऑफ स्टेट, इकोनॉमिकल कंडीशन, ठीक है। ये जितनी जो तमाम चीजें किसके बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में, है ना, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अब जो दूसरा जो चीजें होगी, है ना, दूसरी चीजें क्या होगी, जिस तरीके से ये पढ़ा आपने, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बारे में, ये सेम चीजें आप पढ़ेंगे किसके बारे में, मुगल के बारे में, है ना। और एक चीज आप ध्यान रखें कि मुगल के समय एक शासक हुआ था हुमायूं, ठीक है, जो बाबर का बेटा था, है ना। तो हुमायूं के समय एक शासक हुए थे जो अफगान डायनेस्टी का था, है ना, और उनका नाम था शेर शाह। तो शेर शाह के बारे में आपको इसी में पढ़ना है, सूर डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। ये चीजें हो गई। और उसके बाद इसमें तमाम चीजें, जैसे मैंने बताया कि इस समय इंडस्ट्री की क्या स्थिति थी, व्यापार का क्या कंडीशन था, महिलाओं की क्या स्थिति थी, ये सारी चीजें इसमें हो गई। अब यूनिट 6 में हम लोग को क्या पढ़ेंगे, यूनिट 6 में पढ़ना है हम लोगों को, यूनिट 6 में है सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है, सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है। और यूनिट 6 में है दूसरा चैप्टर जो है जिसको आप भक्ति मूवमेंट, दोस्तों मध्यकालीन भारत का बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है भक्ति मूवमेंट। इसी समय सूफीज भी आएंगे, ठीक है, इसी समय रैदास आएंगे, कबीर आएंगे, नानक आएंगे, तमाम जो लोग हैं वो भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं। राबिया आएंगे, उसी तरह राबिया चूंकि सूफी सेम थी तो इसमें आएंगे। तो सूफी लोगों का जो जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ और सूफीवाद जो भारत में फैला वो इसी भक्ति मूवमेंट का पीरियड है। इसी में आप शंकराचार्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो दोस्तों ये पीरियड है इस दौरान बहुत सारी चीजें चेंज हुई, ठीक है। आप रूरल सोसाइटी के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। ग्रामीण समाज उस समय कैसा था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के कई लेवल थे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अलग था, स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन अलग था, विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन अलग था। तो रूरल सोसाइटी क्या था इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राम जो गांव होते थे उसमें कौन से लोग शासन करते थे और कौन कानून का प्रधान होता था, कौन रिवेन्यू कलेक्ट करता था, या फिर रिलीजियस चीफ होता था तो वो कौन होता था। ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और इसमें पढ़ेंगे अब तीसरा जो होगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी पढ़ेंगे। जो आर्किटेक्चर किसके बारे में पढ़ना हम लोग, आर्किटेक्चर भी पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड, ठीक है, शेर शाह सूरी ने जो बनाया, ये शिवाजी महाराज ने जो बनाया, ठीक है। शिवाजी महाराज का मतलब कि मराठा डायनेस्टी के द्वारा जो बनाई गई तमाम चीजें थी जो, ठीक है, चाहे वो पेशवा का द्वारा बनाया गया या शिवाजी महाराज के द्वारा बनाया गया। तो ये जो सारी चीजें आर्ट एंड आर्किटेक्चर इसी में पढ़ेंगे हम लोग। और इसी दौरान आर्ट का मिक्स होता है और उसमें कई तरीके के आर्ट आते हैं, ठीक है, जिसमें इंडो अरबिक आर्ट के बारे में पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे हमेशा सवाल आता है, ठीक है। तो ये टोटल जो था यूनिट 6 के बारे में था। और यहाँ पे आपका मेडिवल इंडिया का जो सेक्शन होता है वो खत्म होता है। अब मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ यूनिट 7 के बारे में। और यहाँ से शुरू होता है आपका मॉडर्न इंडिया, जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है।
भारत के लगभग हर एग्जाम में, न केवल यूजीसी नेट में बल्कि हर एग्जाम में। और ये आपका चलेगा यूनिट 7 से लेकर के यूनिट 9 तक, है ना। यूनिट 7 के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं हम लोग। यूनिट 7 में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, है ना। सबसे पहला जो टॉपिक है यूनिट 7 का सोर्सेज, है ना, सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना, ऑफ कोर्स इंडिया, ठीक है। अब एक चीज मैं बता दूं कि जब भी आप सोर्सेज की बात करें तो आप हमेशा दिमाग में लगा लें कि इसमें कई तरीके के सोर्सेज होते हैं। एक तो आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है ना। दूसरा जो है वो लिटरेरी सोर्सेज है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। तीसरा जो है बायोग्राफी के माध्यम से भी, है ना, कई लोग बायोग्राफी लिख जाते हैं तो उनके माध्यम से भी आप उस समय का कॉन्टेम्पररी सोसाइटी के बारे में जान सकते हैं। और सोर्सेज के बारे में क्या हो सकता है दोस्तों, जैसे आप ये भी कर सकते हैं लेटर्स के बारे में, है ना, ठीक है। म्यूजियम्स जिसमें कई सारी चीजें कलेक्ट करके रखी जाती है, ये सब सोर्सेज के रूप में आते हैं, है ना। और क्या हो सकता है, और ठीक है, और एक हो सकता है फॉरेन अकाउंट, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, फॉरेन अकाउंट्स। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी पीरियड के बारे में सोर्सेज ढूंढ रहे हैं तो उस पीरियड में जो फॉरेन से जो भी ट्रैवलर आएगा आपके यहाँ और वो यहाँ आएगा और यहाँ के सोसाइटी को देखेगा, आपके राजपाट को देखेगा और उसके बाद अपना एक अकाउंट तैयार करेगा जिसको आप हिंदी में वृत्तांत बोलते हैं, है ना। तो अपना एक वृत्तांत तैयार करेगा, जितने भी पेज का हो सकता है, किताब के रूप में हो सकता है, और बाद में यदि उस पीरियड के बारे में कोई अध्ययन करना चाहेगा तो उसके लिए वो फायदेमंद होगा, है ना। तो फॉरेन अकाउंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों हिस्ट्री में। तो सोर्सेज के बारे में जब कभी भी बात की जाए तो ये सारी चीजें जो है आप हमेशा दिमाग में रखें। तो इसमें सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सबसे पहला टॉपिक है। और उसके बाद आपको पढ़ना है राइज ऑफ ब्रिटिश पावर, राइज ऑफ ब्रिटिश पावर, ब्रिटिश शक्ति का किस तरीके से अभ्युदय हुआ, ठीक है, और वो किस तरीके से भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने अपना हस्तक्षेप किया और यहाँ के सारे सिस्टम को कब्जा कर लिया, ठीक है। अब इसमें कई सारी चीजें, जैसे आप पुर्तगीज के बारे में पढ़ेंगे, पुर्तगाली के बारे में, है ना, पुर्तगाली किस तरीके से आए, डच आए, क्योंकि सबसे पहले तो पुर्तगाली ही आए थे और सबसे लास्ट में भी गए। तो ये यार हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले ये आए, ठीक है, और सबसे अंत में ये गए, ये चीजें ध्यान रखिएगा पुर्तगालियों के बारे में, ठीक है। फ्रेंच के बारे में पढ़ना है ना, फ्रेंच किस तरीके से आया, फ्रेंच और एंगल फ्रेंच जो बार होता है कर्नाटक में, ठीक है, वो चीजें। तो यूरोप से कई शक्तियां चल करके आई थी जिसमें ये मेन शक्तियां है ना, इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब पढ़ेंगे, चूंकि अब राइज ऑफ ब्रिटिश पावर हो गया तो इसका एक्सपेंशन पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ये है, ठीक है। इसका कंसोलिडेशन पढ़ेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद जब आगे आएंगे तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या हो सकता है, आप गेस करें। अब क्या होगा कि जब एक्सपेंशन हो गया, सारी चीजें हो गई, तब इन्होंने क्या किया कि टैक्स लगाना शुरू कर दिया, ठीक है, और भारत के सोसाइटी में इन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। आप देखेंगे कि 1829 में पहली बार चूंकि विलियम बेंटिक की मदद से और राजा राम मोहन राय ने मिलकर के यहाँ से सती सिस्टम का अपोल्यूशन करवाया, है ना। तो सती सिस्टम जो क्या था, यहाँ के सामाजिक संस्कार के रूप में शामिल था। तो आप देखेंगे कि ये जो पीरियड है 1800 के बाद का जो पीरियड है, अंग्रेजों ने हमारे सोसाइटी के जितने भी सोशल एथिक्स थे, सोशल नॉर्म्स थे, उनमें उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। अब चूंकि आप किसी भी व्यक्ति के सोसाइटी में और उसके कल्चर में हस्तक्षेप करेंगे तो आगे चल करके यहाँ से लगभग 30 साल बाद, है ना, 30 नहीं, आप 28 बोल लीजिए, है ना, तो ठीक 28 साल बाद यहाँ पे रिवोल्ट होगा। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और वो जानते हैं आप 1857 का जो रिवोल्ट होगा, ठीक है। तो ये 1857 का रिवोल्ट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ सकता है, जैसे अब आप देखिए, अब क्योंकि 1857 तक ही इसमें है, इस टॉपिक में, यहाँ यूनिट 7 में, ठीक है। तो 1857 तक क्या क्या होगा, 1857 चूंकि महारानी के हाथ में डायरेक्ट शासन नहीं है, ठीक है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चला रही थी, किस तरीके से ट्रेड चला रही थी, किस तरीके से उन्होंने जुडिशरी चलाया, किस तरीके से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, है ना, मैं बोल रहा हूँ
पीए लिख दिया, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे उस समय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको डायरकी भी बोलते हैं, द्वैध शासन पहली बार बंगाल में शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ना है कि 1909 से लेकर के 1935 के बीच में कौन कौन सी चीजें चेंज की गई थी, और इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज, है ना। 1909 में एक्ट आया है ना, 1909 जिसको आप पार्लियामेंटो बोलते हैं। फिर 1935 का भारत इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया, भारत शासन अधिनियम जो है 1935 का। तो 1909 से लेकर के 1935 की चीजें आपको इसमें पढ़नी है। तो ये दोस्तों यूनिट 7 का सिलेबस था। अब आते हैं यूनिट 8 पे। तो यूनिट 8 का सिलेबस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यूनिट 8 का सिलेबस में जो पहला टॉपिक है वो आपके सामने है कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी, कॉलोनियल इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ना है। जैसे अब ब्रिटिश आ गए तो ब्रिटिश जहां जहां भी शासन किए हैं उन्होंने शासन करने के लिए, जैसे आपको भी कहीं शासन करता, सबसे पहले क्या किसी देश पे आप अधिकार करेंगे तो आप उसको छोटे छोटे कॉलोनी में बांट देंगे ताकि वो लोग यूनाइट नहीं हो सके, यूनिटी नहीं बन सके उनका। क्योंकि यूनिटी बनेगा फिर रिवोल्ट के चांसेस रहेंगे। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने बहुत चालाकी किया, जहां जहां उन्होंने शासन किया, इवन अमेरिका को भी उन्होंने 13 कॉलोनीज में बांट करके रखा था। तो भारत भी वो लोग आएंगे तो भारत को भी एक कॉलोनी के रूप में डेवलप करेंगे। तो वो यहाँ से पढ़ना है कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब बेसिक मतलब यही है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है, जब ब्रिटिशर्स आ रहे हैं तो भारत को कॉलोनी के रूप में स्थापित कर रहे हैं, कॉलोनी के रूप में बांट रहे हैं, तो फिर उसकी इकोनॉमी किस तरीके से रन कर रही है, उसमें एग्रीकल्चर का क्या रोल है, ट्रेड का क्या रोल है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री का क्या रोल है, ये तमाम चीजें इसमें कॉलोनियल इकोनॉमी हमको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है एक इम्पोर्टेंट चीज इन्होंने लाया था, और वो इन्होंने कहा था कि कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया था, ठीक है। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। कृषि का वाणिज्यीकरण इन्होंने किया था, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और इसी समय चूंकि अब एग्रीकल्चर जब जो लैंड पे होगा तो लैंड में लेकर के इन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स लाए थे। जैसे लैंड सेटलमेंट इन्होंने एक्ट लाया, महलवारी सिस्टम लाया, ठीक है। इन्होंने डी अर्बनाइजेशन लाया, वी औपनिवेशीकरण, ठीक है। इकोनॉमिक ड्रेन के बारे में हमको पढ़ना इसी में, ठीक है। फिर इसी में हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर के बारे में, ठीक है। वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर के समय इकोनॉमी किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी उसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इनके मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, और इन्होंने सोसाइटी को किस तरीके से प्लान करने की कोशिश की फिर से उसको पढ़ेंगे। इनके समय में फेमेन जितने भी आए थे, अकाल आए थे, एपिडेमिक जो आए थे, महामारी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इनकी जो पॉलिसी थी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसी समय जो आया ट्राइबल एंड पीजेंस, पीजेंस का मतलब किसान है, और ट्राइबल का मतलब आदिवासी और किसानों का जो आंदोलन हुआ, मूवमेंट हुआ, ठीक है, इस तरीके से। और इसी में पढ़ेंगे चूंकि जब ये लोग आए तो इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे ट्रांजिशन पीरियड आए, ठीक है। ट्रांजिशन पीरियड का क्या मतलब होता है, एक चीज़ें जो है बहुत लंबे समय से मान लो चलती आ रही ट्रेडिशनल चीज़ें हैं और उसमें अचानक से चेंजेज होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो पीरियड जो है हम लोग ट्रांजिशन पीरियड के नाम से बोलते हैं। हिंदी में इसको संक्रमण काल कहते हैं, है ना। तो ये ट्रांजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में इसमें पढ़ना है, ठीक है। अब आगे जो पढ़ना है न्यू एजुकेशन, इन्होंने अब चूंकि 1857 में इन्होंने कई विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी, तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स उन्होंने क्या किया, ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। और इसी समय इंडियन रेनेसां जिसको भारतीय पुनर्जागरण बोलते हैं, और इस समय हम लोग पढ़ेंगे प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना होती है, महिलाओं की स्थिति क्या थी, ये सारी तमाम जो चीजें हैं यूनिट 8 में पढ़ेंगे। अब यूनिट 9 की बात करते हैं। यूनिट 9 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, इंडियन नेशनलिज्म, तो भारतीय राष्ट्रवाद का उदय क्या हुआ, यूनिट 9 का पहला टॉपिक वही है। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ, कैसे कंसोलिडेशन हुआ, कैसे एक्सपेंशन हुआ इनका, ठीक है,
किस तरीके से इन्होंने देश की आज़ादी में अपना रोल निभाया, और इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए तमाम नेताओं के बारे में पढ़ेंगे, तमाम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी इनके अधिवेशन हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की कितनी महिलाएं जो है अध्यक्ष बनी थी, तो मात्र 3 बनी थी। तो इन जितने भी चीज़ें हैं इसमें हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। गांधी के बारे में स्पेशल से पढ़ना है, गांधी जी के बारे में, गांधी पीरियड है ना, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, ठीक है, क्योंकि कॉन्टेम्प्ररी यहाँ पे वामपंथी भी चल रहे थे, तो लेफ्ट विंग का पॉलिटिक्स क्या चल रहा था उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। कम्युनल पॉलिटिक्स पढ़ना है अगला, और डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट, डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, जो भारत के वंचित तबका था, दलित, उन्होंने क्या क्या आंदोलन किए उसके बारे में इसमें पढ़ना है। मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ना है टुवर्ड इंडिपेंडेंस टू पार्टीशन, मतलब कि स्वतंत्रता से विभाजन की ओर, स्वतंत्रता से विभाजन की ओर, ये पढ़ना हम लोग को इसी में। किस तरीके से हम लोग इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, और किस तरीके से उसी समय 1947 में हम लोग विभाजित हो गए, तो किस तरीके से रोल रहा है। वही जो मूवमेंट जो थी वो आज़ादी के लिए लड़ी गई, और वही मूवमेंट जिम्मेदार हो गई फिर विभाजन के लिए। तो इस जो इनके बीच में जो म्यूचुअल रिलेशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक ही कारक आज़ादी के लिए भी और विभाजन के लिए भी जिम्मेवार है, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है B.R. अम्बेडकर के बारे में, ठीक है। B.R. अम्बेडकर का क्या रोल रहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, स्पेशली ये पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ एक ब्यूरोक्रेसी, चूंकि हम लोग अंग्रेजी से सीखे हैं, तो ब्यूरोक्रेसी, इंडियन ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत जो हुई थी जिसमें सत्येंद्रनाथ टैगोर पहली बार सेलेक्ट हुए थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया था दोस्तों, ये वाला नहीं जो 2020 में लाया गया, उसमें लाया गया था, जिसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये इतनी जो चीजें मैंने बताया, ठीक है। थोड़े थोड़े फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे, जैसे आज़ादी के बाद हम लोगों ने, नेहरू साहब ने पंचशील समझौता किया था एक, ठीक है, तो पंचशील एकॉर्ड, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। और लास्ट का जो सेक्शन बचा दोस्तों, वो मेरे नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इतिहास के जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, या जिनको भी थोड़ा बहुत भी इतिहास में इंटरेस्ट है, उनको ये 9 टॉपिक आप नहीं भी पढ़े, ठीक है, और लास्ट का टॉपिक पढ़े, तो आप इतिहास को ज़्यादा समझ सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप डांस को समझने के लिए आपको कोरियोग्राफी समझना ज़रूरी होता है, उसी तरीके से इतिहास को समझने के लिए आपको हिस्टोरियोग्राफी पढ़ना ज़रूरी है। आप हिस्टोग्राफी पढ़ने पे सबसे ज़्यादा जोर दीजिए। तो यूनिट 10 जो है दोस्तों, वो हिस्टोरियोग्राफी ही है कंप्लीट रूप से, ठीक है। तो हिस्टोग्राफी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे इन्होंने देख रखा है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे, कि रिसर्च जो है वो किस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है, कौन कौन उसके मेथड होते हैं, ठीक है, टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, सोर्सेज क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग को इसमें पढ़ना है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़ना है, अब चूँकि हिस्टोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो इसमें इन्होंने दे रखा है कि इम्पोर्टेंस क्या है इतिहास का, ठीक है, स्कोप क्या है इतिहास का, इतिहास है क्या, ठीक है, व्हाट इज हिस्ट्री, ये सारी चीजें पढ़नी। अब व्हाट इज हिस्ट्री से एक चीज मुझे याद आ गया, E.H. कार साहब जो है, एडवर्ड हेलेट कार, ठीक है, ये एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है व्हाट इज हिस्ट्री, आप लोग पढ़िएगा, बहुत शानदार किताब है। और उसके बाद इसी में हम लोग जब रिसर्च करने जाएंगे तो उसमें एक प्लेजरिज्म होता है, ठीक है, प्लेजरिज्म का क्या मतलब होता है, ठीक है, आप किसी का कॉपी कर करके, किसी का चोरी कर करके, इसको हिंदी में बोलते हैं साहित्यिक चोरी। हालांकि आप प्लेजरिज्म याद रखें, वो ज़्यादा टफ हो जाएगा हिंदी, ठीक है। तो आप किसी का भी, मान लीजिए कि आपने रिसर्च ढंग से किया नहीं, आप किसी और व्यक्ति का दिया हुआ रिसर्च को आप उठा करके सीधा कॉपी पेस्ट कर दिए, तो आपके ऊपर प्लेजरिज्म का केस हो सकता है। ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है, ठीक है। और थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड के बारे में। और हिस्टोग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, हिस्टोग्राफी होता क्या है दरअसल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। फिर जब मैं अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊंगा, बारी बारी से एक एक टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं उसमें हिस्टोग्राफी बहुत डिटेल में बताऊंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि हिस्टोग्राफी आपको हिस्ट्री समझने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अब हिस्ट्री पढ़ भी लेंगे, सवाल भी सॉल्व कर लेंगे,
लेकिन समझना जो होता है, जैसे हिस्टोग्राफी के बारे में क्या मैं एक चीज बताता हूँ। EH कार्ल जो है, अभी मैंने कुछ देर पहले इनको नाम दिया, ठीक है। तो EH कार्ल साहब का एक लाइन है ना, उन्होंने कहा कि आप इतिहास को पढ़ने से पहले, हिस्ट्री को पढ़ने से पहले, ठीक है, हिस्टोरियन को पढ़िए, और हिस्टोरियन को पढ़ने से पहले उसके सोशल बैकग्राउंड को पढ़िए, है ना, सोशल बैकग्राउंड को पढ़िए। ऐसा क्यों कहा इन्होंने? जैसे कोई भी व्यक्ति, यदि आप पढ़ रहे होंगे, आप यदि MA कर रहे होंगे हिस्ट्री से, तो आप पढ़ेंगे इसमें कि इतिहास जब कोई लिखता भी है तो पूरी तरीके से वो इंडिपेंडेंट होकर नहीं लिखता, वो कहीं ना कहीं से किसी एंगल से बाइज्ड होता है। इसीलिए उन्होंने ये चीजें बात कही कि हिस्ट्री पढ़ने से पहले आप हिस्टोरियन को पढ़िए, और हिस्टोरियन को पढ़ने से पहले उनके सोशल बैकग्राउंड को पढ़िए। वो इसीलिए क्योंकि जिस सोशल बैकग्राउंड से जो व्यक्ति आएगा और बाद में हिस्ट्री लिखेगा, तो वो अपना इसका छाप छोड़ेगा, उसमें कुछ न कुछ चीजों को इंक्लूड करेगा। इसीलिए सोशल बैकग्राउंड को जानना है, उसके बाद हिस्टोरियन को जानना है, और उसके बाद आप फिर हिस्ट्री को जानिए, तब ये चीजें आपको पूरी तरीके से समझ आएगी। और ये तीनों चीजों जो है डायरेक्टली लिंक्ड है हिस्टोरियोग्राफी से, ठीक है, ये चीज है, इसीलिए हिस्टोग्राफी को पढ़ना जरूरी है। और इसमें कई तरीके की हिस्टोग्राफी हैं जो भारत में लिखे गए हैं। हिंदी में इसको इतिहास लेखन कहते हैं, यदि आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो इसको इतिहास लेखन कहते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके कई सारे, जैसे आप पढ़ेंगे कि नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी है ना, नेशनलिस्ट हैं, ठीक है, कम्युनिस्ट हैं, ठीक है, उसके बाद कम्युनलिस्ट हैं। कम्युनिस्ट और कम्युनलिस्ट में अंतर है दोस्तों, है ना। कम्युनलिस्ट मतलब सांप्रदायवादी, इसमें जिन्ना साहब का भी नाम आता है। कम्युनिस्ट साम्यवादी, जिसमें विपिन और विपिन चंद्र, अब मैं बारी बारी से कुछ नाम बता देता हूँ। जैसे इसमें आप BD सावरकर का नाम लेते हैं, है ना, BD सावरकर जो है। उसी तरीके से कम्युनिस्ट में आप विपिन चंद्रा का नाम लेते हैं, रोमिला थापर का नाम लेते हैं, सतीश चंद्रा का नाम लेते हैं, सुमित सरकार का नाम लेते हैं, ठीक है। ये सारे जो लोग हैं वो कम्युनिस्ट हिस्टोग्राफी के लेखक हैं, वो कम्युनिस्ट लेखक हैं। और ये जो है नेशनलिस्ट लेखक हैं। कम्युनलिस्ट में आप जिन्ना साहब को शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा, आप इसमें कई सारे सेक्शन हैं, आप जब मैं पढ़ाऊंगा तो विस्तार में सारी चीजों को बताऊंगा, नाम बताऊंगा, किताबों के बारे में बताऊंगा। और एक जो हाल फिलहाल में जो डेवलप हुआ है सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके जो लेखक हैं, फाउंडर, उन्होंने पहली बार रंजीत गुहा ने इसकी शुरुआत की, ठीक है। रंजीत गुहा हैं, शाहिद अमीन हैं, ठीक है, ज्ञानेंद्र पांडे हैं, और इसमें कई लेखक हैं। तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो विस्तार में बताऊंगा। आप ये ध्यान रखिएगा कि सवाल एग्जाम में कभी इस तरीके से आ जाता है, मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, 4 राइटर का, मान लीजिए विपिन चंद्रा है, रोमिला थापर है, और तीसरा सतीश चंद्रा है, ठीक है, और चौथा नाम दे दिया रंजीत गुहा का। और आपसे पूछा जाएगा, अब रामचंद्र गुहा बहुत फेमस हिस्टोरियन है, ठीक है, तो रामचंद्र गुहा के बारे में भी जान लीजिए। रामचंद्र गुहा जो है वो गांधीवादी है ना, गांधीयन है, ठीक है। अब देखिए, अब विपिन चंद्रा है, और इन्होंने, मैंने बताया, रोमिला थापर, सतीश चंद्रा और रंजीत गुहा। आपसे सवाल ये पूछ दिया जाएगा कि निम्न में से कौन जो है वो मार्क्सवादी हिस्टोरियन नहीं है या साम्यवादी हिस्टोरियन नहीं है। तो आप डायरेक्ट इस तरीके से सवाल आता है, हमारे समय भी आता है, तो ये आप डायरेक्ट टिक करेंगे रंजीत गुहा, जो कि रंजीत गुहा जो है सबाल्टर्न हिस्टोरियन है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट सिलेबस। आपको, मेरा ख्याल है कि आपको सिलेबस पूरा समझ में आया होगा। और जब मैं अगली बार वीडियो बनाऊंगा तो इन सारे टॉपिक की आप तैयारी कैसे करेंगे, कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, किस तरीके से नोट्स तैयार करनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। बाकी गुड लक।